कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। हिस्ट्री में हमने अभी तक के जो देखा वो अंग्रेजों के आगमन के बाद में ब्रिटिश शक्ति के द्वारा भारतीय राज्यों का अधिग्रहण, फिर भारतीय राज्यों के अधिग्रहण के बाद में भारत में उनके द्वारा जो नीतियां चलाई गई, उन नीतियों में हमने सामाजिक नीति, आर्थिक नीति, प्रशासनिक नीतियां देखी और इन नीतियों के कारण जो भारतीय शिक्षित हुए उन भारतीयों के द्वारा किए गए भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हमने देखा। अब हमें एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखना है जो करीब 2 से 3 लेक्चर में आएगा। इन लेक्चर में हमें ये देखना है कि भैया भारतीयों के द्वारा प्रतिक्रिया, मतलब जो अब अंग्रेज आए तो अंग्रेज विदेशी थे और विदेशी होने के बाद में इनके द्वारा जो कार्य किए गए वे कार्य कहीं ना कहीं भारतीयों को कहीं ना कहीं असंतुष्ट कर गए और वो असंतुष्टि को जाहिर करने के लिए इनके द्वारा प्रतिक्रिया दी गई, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया दी गई और वो प्रतिक्रिया ने कहीं ना कहीं अंग्रेजों की सत्ता को हिलाने का काम किया। अब ये प्रतिक्रिया आम जनता ने दी और ये आम जनता के द्वारा अपने समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए दी गई। तो हम इन प्रतिक्रिया को 3 सेक्टरों में बांटने की कोशिश करेंगे, एक एक सेक्टर को रखेंगे। तो ये प्रतिक्रिया मतलब जो जनता के द्वारा किया गया विरोध अंग्रेजों के खिलाफ, हमें उसको 3 रूपों में बांटकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रतिक्रिया किनके द्वारा बेटा? भारतीयों के द्वारा। तो ये जो प्रतिक्रिया की गई भारतीयों के द्वारा, तो हम भारत के विषय में अगर बात करें तो भारत में किसान है, जनजातियां है और शहरी व्यक्ति है। तो भैया किसान के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई, तो हमने किसान प्रतिक्रिया देखेंगे। तो किसान विद्रोह, तो हम किसान विद्रोह को एक अलग रूप में देखेंगे कि कौन कौन से किसान विद्रोह किए गए। जनजाति, तो हम जनजातीय विद्रोह देखेंगे, तो कौन कौन से विद्रोह किए गए। और इसके बाद में आता है एक प्रमुख विद्रोह 1857 का विद्रोह या क्रांति। हम इन 3 भागों में बांटकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में हम जनजाति विद्रोह के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये जनजाति विद्रोह में हम हर बात को क्लियर करेंगे कि ये जनजाति विद्रोह हुए तो इसके पीछे कारण क्या थे, रीजंस। यदि हम जनजाति विद्रोह की बात करें तो जनजाति के चरित्र ही उनके विद्रोह का कारण बना। जिस प्रकार से वर्तमान का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्तमान का जो हमारा संविधान है, उस संविधान में भी कहीं ना कहीं जनजातियों को एक स्वायत्तता देने की कोशिश की गई, क्योंकि उनका कल्चर शेष भारतीय समुदाय के कल्चर से कहीं ना कहीं भिन्न है और शेष समुदाय से भिन्न होने के कारण वे हमेशा अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के प्रति कहीं ना कहीं लगाव रखते हैं और बाहरी संस्कृति का वो प्रभाव ना आने दे, इसलिए कभी कभार उग्र स्वभाव आज भी रखते हैं। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जाओगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में आप अरुणाचल प्रदेश के नीचे आओगे नागालैंड के नीचे मणिपुर के नीचे मिजोरम, आप असम या फिर त्रिपुरा के क्षेत्र में अगर आओगे, मेघालय के क्षेत्र में आओगे, तो यहाँ पर कई सारी जनजातियां निवास करती है और ये जनजातियां अपनी संस्कृति के लिए आज भी बड़ी सजग है, संवेदनशील है। ऐसे आए मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अगर देख ले, भील हो गया, गोंड हो गया, बैगा, कोल हो गई, तो ये जनजाति आज भी अपनी संस्कृति के प्रति सजग है। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, आप इन क्षेत्र में भी जाओगे तो जनजातियां आज भी सजग है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे द्वारा उनके लिए कुछ प्रोविजंस रखे गए और ये प्रोविजंस रखने का उद्देश्य वो अपनी संस्कृति का लगातार संरक्षण कर सके और उसके हिसाब से जीवन यापन कर सके। पर जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों के द्वारा प्लासी का युद्ध जीता गया और प्लासी के युद्ध के बाद में उनके द्वारा बक्सर का युद्ध जीता गया, तो बक्सर के युद्ध जीतने के बाद में कहीं ना कहीं उनको दीवानी प्राप्त हुई और दीवानी प्राप्त हो जाने के बाद में 1772 के करीब जब उन्हें पूरे के पूरे क्षेत्र पर प्रत्यक्ष अधिकार करने का मौका मिला, उसके बाद उनके द्वारा नीतियों के माध्यम से लगातार शहरी क्षेत्र तो छोड़ो ही छोड़ो, जंगली क्षेत्र में भी उनके द्वारा शासन स्थापित करने की कोशिश की। अब
अब आपको सभी को पता है कि वनों में निवास करती थी जनजातियां, और जब वनों में निवास करने वाली जनजाति क्षेत्र पर ब्रिटिशों के द्वारा शासन किया जाने लगा, तो कहीं ना कहीं किनके क्षेत्र में हस्तक्षेप हुआ? जनजातीय क्षेत्र में। तो जब जनजातीय क्षेत्र में हस्तक्षेप हुआ, तो ये कहीं ना कहीं विद्रोह का क्या बना? कारण आया समझ में? जनजातीय क्षेत्र में हस्तक्षेप। अब ये हस्तक्षेप कई प्रकार से था। प्रशासनिक रूप से प्रशासन करने लगे, जोर जबरदस्ती होने लगी, उनके ऊपर करों का आरोपण किया जाने लगा। जब करों का आरोपण किया जाने लगा, तो उस करों के नया दिए जाने के चक्कर में कई सारे जनजाति को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया। जब वो प्रताड़ना बढ़ने लगी, तो जब बढ़ने लगी तो हमें दिखाई दिया जनजातीय विद्रोह। तो मैं पहला पॉइंट अगर बोल दूं कारण, तो ब्रिटिश शासन का फैलाव कहां पर बेटा? जनजातीय क्षेत्र में। दूसरा, आर्थिक कारण के रूप में अगर बोलूं, तो करों का आरोपण, जिसके कारण किन में असंतुष्टि आई? जनजातियों में। तीसरा कारण अगर बोलूं, तो संस्कृति के क्षेत्र में हस्तक्षेप। संस्कृति के क्षेत्र में हस्तक्षेप की अगर शुरुआत करें, तो 1813 के बाद, क्योंकि 1813 के पहले जो कंपनी का जो उद्देश्य था केवल व्यापार करके अधिक से अधिक लाभ कमाना था, और जब व्यापार करके अधिक से अधिक लाभ कमाना उद्देश्य था, तो 1813 के बाद में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत में समाप्त किया गया। और जब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, इसका उद्देश्य इंग्लैंड में चल रही औद्योगिक क्रांति को सफल बनाना था, और इसलिए उनको बाजार की आवश्यकता थी। और बाजार की आवश्यकता में आपको सभी को पता है, भारत की बहुसंख्यक जनता गांव में निवास करती है, और कई सारी जनसंख्या कहाँ निवास करती है? जंगलों में। तो स्वाभाविक रूप से वो उनका मार्केट था, और ये मार्केट जब तक के अंग्रेजों के हाथों में नहीं आएगा, तो स्वाभाविक रूप से इंग्लैंड में बनने वाली वस्तु कभी बिक नहीं पाएंगी। और यही कारण रहा कि उन्होंने उनके कल्चर में, उनकी संस्कृति में चेंज करने की कोशिश की। उनको ईसाईकरण करने पर बल दिए गए, जो कहीं ना कहीं संस्कृति में हस्तक्षेप हुआ, तो जनजाति कहीं ना कहीं असंतुष्टि हुआ, और उनके द्वारा प्रतिक्रिया दी गई। कई सारे विद्रोह इसी किस्म के रहेंगे, जैसे कि आप भील विद्रोह देखेंगे। अब जब भील विद्रोह देखोगे 1913 के करीब करीब, तो वो क्षेत्र राजस्थान का क्षेत्र है जहां पर विद्रोह किया गया, जिसका उद्देश्य था अपनी संस्कृति में भारी हस्तक्षेप को आने ना देना। तो आपको ये दिखाई देगा। आपको सांथाल विद्रोह दिखाई देगा, तो जिसका उद्देश्य आर्थिक था परंतु सांस्कृतिक भी था। आप मणिपुर विद्रोह देखेंगे, जिसका उद्देश्य धार्मिक था परंतु आगे चलकर राजनीतिक हो, जिसका उद्देश्य था कि संस्कृति में हस्तक्षेप ना करो भैया हमारे। तो ये हमें कारण दिखाई दिए जनजातीय विद्रोह के। परंतु जनजातीय विद्रोह जो है हुए, वे जनजातीय विद्रोह अधिक व्यापक रूप से हमें कहीं दिखाई नहीं दिए, और यही कारण रहा कि वो असफल माने गए। कैसे माने गए? असफल। अब ये असफल माने गए, तो असफल माने जाने के कई सारे कारण भी हो सकते हैं। कारण में कई सारे कारण को हम रख सकते हैं। पहला कारण, अंग्रेज आधुनिक प्राणी थे, और जनजाति लोग अपनी संस्कृति से प्रेम रखते थे, इसलिए वो कभी भी अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो वही तीर, भाला, कमान इन को लेकर ही युद्ध लड़ते थे, और अंग्रेज आधुनिक हथियारों का उपयोग करते थे। तो स्वाभाविक रूप से, रणनीतिक रूप से हमेशा विद्रोह में पिछड़ते चले गए। जब विद्रोह में पिछड़ते चले गए, तो स्वाभाविक रूप से विद्रोह कैसे हुए? असफल। पहला कारण आधुनिकता की कमी। तो मैं लिख दूं पहला कारण, आधुनिकता की कमी। दूसरा कारण, ये जनजातीय की प्रकृति ही उनकी असफलता का कारण रहा। जनजातियों का हमेशा अपनी संस्कृति पर ज्यादा जोर, अपने क्षेत्र पर ज्यादा जोर, तो इसके कारण वो दूसरी पड़ोस की जनजाति से लगातार मुठभेड़ करते रहते, और यही कारण रहा कि वो एकाकी जीवन होने के कारण वे जब अपनी संस्कृति में अंग्रेजों का प्रवेश देखती थी, तभी वो विद्रोह करती थी। अगर साइड वाली जनजाति जो है, अगर वो विद्रोह कर रही है, तो कभी भी उनका समर्थन नहीं करना। तो ये एकाकी सभा होने के कारण अंग्रेजों को व्यापक विद्रोह या विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। जब व्यापक विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के विद्रोह को दबाने की जो उनकी ताकत थी वो बढ़ गई। जब ताकत बढ़ गई, तो विद्रोह क्या हुए?
असफल, तो मतलब एकाकी स्वरूप भी कह रहा विद्रोह का असफल होने का कारण। आप मुंडा विद्रोह पढ़ोगे जनजातीय विद्रोह में, मुंडा विद्रोह एक प्रमुख विद्रोह रहा। आप कोयना विद्रोह पढ़ोगे, आप मणिपुर विद्रोह पढ़ोगे बेटा। ये जो विद्रोह हुए ये जनजातीय विद्रोह थे, परंतु इनके जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे इनको मसीहा के रूप में माना गया। ये अपने आप को मसीहा कहते थे और मसीहा कहकर हमेशा कहते थे कि मैं ईश्वर हूँ, मुझे ईश्वर के दर्शन हुए और मैंने ये शपथ ली है और भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि आपके ही नेतृत्व में ब्रिटिश सत्ता भारत से बाहर जाएगी। तो मतलब लोगों का विश्वास रणनीति से कम पर कम उनका विश्वास मसीहा पर ज्यादा, जो वो बोलेगा चाहे गलत हो चाहे सही उस पर विश्वास करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से मसीहावादी प्रवृत्ति ये कहीं ना कहीं जनजातीय विद्रोह को खाते चली गई। तो ये भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ जो जनजातीय विद्रोह हुए उस विद्रोह के असफलता का कारण बना। कौन सा? मसीहावादी प्रवृत्ति। ये हमें दिखाई दिया जनजातीय विद्रोह के कारण और जनजातीय विद्रोह के असफलता के कारण। पर हमें अब कुछ प्रमुख विद्रोह को भी पढ़ लेना चाहिए जो जनजातियों के द्वारा किए गए। तो हम एक एक करके जनजातियों के द्वारा किए गए विद्रोह के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए पहाड़िया विद्रोह। कौन सा विद्रोह बेटा? पहाड़िया विद्रोह। ये पहाड़िया विद्रोह पहला, ये पहाड़िया विद्रोह अंग्रेजों की सत्ता भारत में स्थापित हो जाने के बाद, भारत कहूं क्या बंगाल के क्षेत्र में स्थापित हो जाने के बाद में लगातार उनके द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऊंचे स्तर पर और ऊंची दर पर हमेशा करों का आरोपण किया गया। जब करों का आरोपण ऊंचे स्तर पर किया गया तो स्वाभाविक रूप से लोगों का जीवन कठिन होते चले गया और इसके कारण जो पहले खाने के लिए अनाज होता था वो भी कर के रूप में दिया जाने लगा। और इसी समय में जब 1765 से लेकर 1772 तक के जो द्वैध शासन बंगाल में चला, उस द्वैध शासन के कारण बहुत अधिक मात्रा में करों की दर ज्यादा होने के कारण अकाल की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। बहुत अधिक मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई और जब लोगों की मृत्यु हुई तो पहाड़िया क्षेत्र में बंगाल के थोड़ा सा पास का एरिया वहां पर जनजातियों के द्वारा विद्रोह किया गया और विद्रोह इतना व्यापक था कि अंत में सरकार को झुकना पड़ा और जो रेट था, जो दर थी, उसको कम करने की क्या की गई? कोशिश की गई। तो आपको पहले ही रूप में 1770 के करीब करीब अकाल पड़ने के कारण, क्या पड़ने के कारण? अकाल पड़ने के कारण आपको एक विद्रोह दिखाई देगा जिसका नाम था पहाड़िया विद्रोह। पहला विद्रोह, विद्रोह कई सारे हुए, इसी में दूसरा विद्रोह था जिसका नाम था संथाल विद्रोह। कौन सा नाम बेटा? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह एक बड़ा, व्यापक और लंबे समय तक के चलने वाला विद्रोह था, जो अगर मैं कहूं तो भारत के वर्तमान क्षेत्र के झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र, उस क्षेत्र में किया गया विद्रोह था संथाल जनजातियों के द्वारा। ये 1836 के करीब करीब की आग जलनी शुरू हुई थी, परंतु व्यापक रूप से आपको दिखाई दिया 1857 के विद्रोह के बाद 1856 से लेकर आपको 58 के करीब करीब दिखाई दिया। 1857 के बाद में इसके जो स्तर था वो व्यापक रूप से दिखाई दिया। इस विद्रोह का भी प्रमुख कारण था जनजातीय का शोषण। अंग्रेजों के द्वारा तो किया ही गया, साथ में जो जनजातियों का शोषण किया जाता था उन लोगों के द्वारा जो अंग्रेजों को कर इकट्ठा करके देते थे, जैसे जमींदार, और ये जमींदारों के शोषण से लगातार प्रताड़ित हो रहे थे। जब प्रताड़ना ज्यादा बढ़ने लगी तो उनके द्वारा विद्रोह किया गया और विद्रोह करने के बाद में सरकार को थोड़ा झुकना पड़ा। तो झुकने के बाद में हमें दिखाई देने लगा कि कुछ छूट संथाल जनजाति को दिया। तो ये विद्रोह हुआ 1856 से 1857
58 के करीब करीब। इसी के बाद हमें एक और प्रमुख विद्रोह दिखाई देगा जिसको आप नेतृत्वकर्ता के नाम से जानते हैं, जिनका नाम था मुंडा साहब, बिरसा मुंडा विद्रोह। ये बिरसा मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा विद्रोह ये 1899 से लेकर 1900 तक के। इस विद्रोह का उद्देश्य राजनीतिक के साथ में धार्मिक भी था। ये धर्म के आधार पर शुरू हुआ और धीरे धीरे राजनीतिक रंग को चढ़ाते चले गया, क्योंकि 1813 में जो परिवर्तन करना, धर्म परिवर्तन करना, ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के जो लीला शुरू हुई थी, उस लीला के कारण कई सारे लोग अपनी संस्कृति के प्रति कहीं ना कहीं सजग हो गए। और जब वो संस्कृति का रक्षण करने की बात आई तो उस समय में एक नवीन जिसके द्वारा आधुनिक शिक्षा ग्रहण की गई थी, उनके द्वारा नेतृत्व दिया गया, जिनका नाम था बिरसा मुंडा। इन्हें धरती बाबा के नाम से भी जाना था। ये मसीहा बने। इन्होंने कहा कि मुझे ईश्वर का दर्शन हुआ है और मुझे गोली छू भी नहीं सकती। आखिर में गोली छूने के कारण नहीं, ये बीमार होने के कारण मर गए। मसीहावादी प्रवृत्ति के व्यक्ति। इसी के बाद में आपको मणिपुर में एक विद्रोह दिखाई देगा जिसका नाम था मणिपुर विद्रोह। ये मणिपुर विद्रोह धार्मिक रूप से शुरू हुआ और धार्मिक रूप से शुरू हो जाने के बाद में जदोगांग नामक एक व्यक्ति के द्वारा इस विद्रोह को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य मणिपुर के क्षेत्र को संरक्षित करके रखना, क्योंकि म्यांमार का क्षेत्र और भारत का क्षेत्र लगातार इस क्षेत्र में अशांति बना रहा था और लगातार ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस क्षेत्र को हस्तक्षेप करने की कोशिश की रही थी। इस क्षेत्र की संस्कृति को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने की कोशिश की रही थी और यही कारण रहा कि उस समय में 1900 के करीब करीब ये विद्रोह को शुरू किया। ये विद्रोह फेमस इसलिए हुआ क्योंकि इस विद्रोह को नेतृत्व देने वाली 13 से कम उम्र की रानी गौडियोली नामक छोटी सी बालिका के द्वारा इस विद्रोह को नेतृत्व दिया गया। बाद में इसको गिरफ्तार किया गया और जब ये गिरफ्तार हुई तो उसी समय में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस गौडियोली को नाम रानी रखा गया, रानी गौडियोली के नाम से, और इसीलिए मणिपुर विद्रोह बहुत अधिक फेमस हुआ। आगे जब भारत आजाद हुआ तो रानी गौडियोली को उस समय में रिहा भी किया गया। रिहा करने के बाद में उनके द्वारा मणिपुर के क्षेत्र में वहां की संस्कृति के संरक्षण के लिए उनके द्वारा कार्य भी किया गया। तो इस प्रकार से हमारे कुछ जनजातीय विद्रोह थे जिन्हें हमने देखने की कोशिश की। इस प्रकार से कई सारे विद्रोह है, परंतु जनजातीय विद्रोह एक तरफ से अगर हम पढ़ते चले कई सारे विद्रोह दिखाई देंगे, पर कुछ प्रमुख विद्रोह थे जिनकी चर्चा हमने करने की कोशिश की। तो आज का प्रश्न जरूर लिखिए, बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक के रहा? दूसरा प्रश्न लिख लीजिए, संथाल विद्रोह के समय में भारत में घटने वाली प्रमुख घटना कौन सी थी? तीसरा प्रश्न लिख लीजिए, रानी गौडियोली को रानी नाम किसके द्वारा दिया गया? थैंक यू।